कहानी सुनने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है शैतानी जिन्न का बदला। रात के ठीक 12 बजे थे। रायपुर से 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे गांव करणपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस रात चांद भी नहीं निकला था, जैसे आसमान ने खुद को काले कफन में लपेट लिया हो। आदित्य शर्मा अपनी पुरानी मारुति में बैठा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वो 30 साल का था, शहर में पला बढ़ा, नास्तिक और हर बात को लॉजिक की कसौटी पर परखने वाला। उसे भूत प्रेत, जिन, आत्मा, इन सब में रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो करणपुर इसलिए आया था क्योंकि उसके दादाजी की पुरानी हवेली वहां खड़ी थी, खाली, वीरान और बिकाऊ। एक बिल्डर से डील हो गई थी, बस एक बार जाकर कागजात उठाने थे, हवेली को ताला लगाना था और अगले दिन सुबह वापस शहर लौटना था। बस एक रात की बात है। उसने अपने दोस्त विकास को फोन पर कहा था, हवेली में ही रुकूंगा, होटल का किराया क्यों बर्बाद करूं। विकास ने उसे रोका था, यार मत जा अकेले। उस हवेली के बारे में गांव में बड़ी अजीब बातें सुनी है। कैसी अजीब बातें? आदित्य हंसा था। कहते हैं वहां कुछ है। दादाजी ने खुद बताया था ना, उन्होंने कभी उस हवेली में रात नहीं बिताई। आदित्य ने हंसते हुए फोन काट दिया था। हवेली का लोहे का दरवाजा खुलते वक्त ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने जंग खाई जंजीर को जोर से खींचा हो। आदित्य ने टॉर्च जलाई। अंदर का नजारा देखकर वो एक पल के लिए रुक गया। हवेली बड़ी थी, बहुत बड़ी, ऊंची ऊंची छतें, मोटी दीवारें और हर तरफ पुराने समय की नक्काशी। लेकिन सालों की उपेक्षा ने उसे बर्बाद कर दिया था। दीवारों पर सीलन के काले धब्बे थे, फर्श पर पत्तियां और मिट्टी की परत जमी थी, कोनों में मकड़ियों के जाले ऐसे लटके थे जैसे कोई पुराना पर्दा हो। और एक चीज थी, एक गंध, ऐसी गंध जो आदित्य ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। जली हुई लकड़ी नहीं, सड़ी हुई चीज नहीं, बल्कि कुछ और, एक पुरानी, भारी, घुटन भरी गंध, जैसे किसी बहुत पुरानी चीज की सांस। बस पुरानी इमारत की बदबू है, उसने खुद से कहा और अंदर चला गया। हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक कमरा था जिसे बाकी कमरों से अलग तरीके से बंद किया गया था। दरवाजे पर ताला नहीं था, बल्कि दरवाजे को बाहर से मोटी मोटी कीलें ठोककर बंद किया गया था। कीलों पर जंग लगी थी, लेकिन वो अभी भी मजबूत थी। दरवाजे पर कुछ लिखा था, अरबी में। आदित्य को अरबी नहीं आती थी, लेकिन वो इतना जानता था कि ये आयतें थीं, कुरान की आयतें शायद। उसने उन्हें ध्यान से देखा, फिर अपने कंधे उचका दिए। दादाजी का पुराना स्टोरेज रूम होगा। वो आगे बढ़ गया। उसने एक बड़े हॉल में अपना सामान रखा, एक स्लीपिंग बैग, एक छोटी एलईडी लाइट, पानी की बोतल और खाने का टिफिन। लैपटॉप निकाला, कागजात देखे और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करने लगा। रात के 1 बज रहे थे, तभी उसने पहली बार वो आवाज सुनी, खट खट खट, धीमी, नियमित, जैसे कोई किसी बंद दरवाजे को अंदर से बहुत धीरे खटखटा रहा हो। आदित्य ने सिर उठाया। आवाज उस कीलों वाले कमरे की दिशा से आ रही थी। चूहे होंगे, उसने सोचा, या कोई पक्षी अंदर फंस गया होगा। आवाज बंद हो गई। आदित्य काम में लग गया। 2 बजे उसकी नींद लगी और 3 बजे उसकी नींद खुली। इस बार आवाज नहीं थी, बस एक एहसास था, कोई उसे देख रहा था। आदित्य ने आंखें खोली। हॉल में एलईडी लाइट की हल्की रोशनी थी, कोने कोने में अंधेरा था। उसने टॉर्च उठाई और चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं। लेकिन हॉल के दूसरे छोर पर, जहां वो कीलों वाला कमरा था, उस दिशा में अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे अंधेरे के अंदर भी अंधेरा हो। और उस गहरे अंधेरे में बस एक पल के लिए आदित्य को लगा जैसे 2 लाल बिंदु चमके। बस एक पल, फिर गायब। नींद का भ्रम, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सुबह 4 बजे नींद न आने की वजह से आदित्य ने हवेली में इधर उधर घूमना शुरू किया। दादाजी का पुराना स्टडी रूम ऊपर था। वहां एक पुरानी अलमारी में उसे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली।
दादाजी, रामनाथ शर्मा की डायरी। आदित्य ने उसे खोला। पहले कुछ पन्ने आम बातें थीं, खेती, परिवार, गांव की राजनीति। फिर एक जगह उसकी नजर रुकी। 15 मार्च 1973। आज करीम चाचा आए थे। उन्होंने बताया कि पश्चिम के कमरे में जो जिन्न बंद है उसे कभी आजाद नहीं करना। वो बोले, रामनाथ भाई, उस कमरे की कीलें हमेशा रहनी चाहिए। वो जिन्न शैतानी है। उसे सन 1947 में एक बुजुर्ग फकीर ने बंद किया था, उनकी जान लेकर। जिसने भी उसे आजाद किया उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। मैं नहीं मानता इन बातों पर, लेकिन करीम चाचा की आंखों में जो डर था वो देखकर रूह कांप गई। 22 जुलाई 1978। रात को फिर वो आवाजें आईं, खट खट खट। मेरी पत्नी ने सुना और रो पड़ी। मैंने बच्चों को ऊपर के कमरों में भेज दिया। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं उस दरवाजे के पास नहीं जाऊंगा। 3 जनवरी 1985। हम हवेली छोड़ रहे हैं। मैंने तय कर लिया है, शहर में मकान खरीद रहा हूं। जो भी हो इस हवेली में वो यहीं रहे। जो भी इस हवेली को खरीदे उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, पश्चिम का कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए। और डायरी का आखिरी पन्ना, 15 दिसंबर 1985। अगर मेरी औलाद में से कोई कभी इस हवेली में आए तो एक बात याद रखे, वो जिन्न अभी भी वहां है और वो इंतजार कर रहा है सालों से। वो बहुत चालाक है। वो तुम्हें दिखेगा नहीं, पहले सिर्फ एहसास देगा, फिर आवाजें, फिर तुम खुद ही उस दरवाजे की तरफ जाओगे। और जब जाओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी बंद की। ये बकवास है, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे। आदित्य ने तय किया वो अभी गाड़ी में बैठेगा और रात होने से पहले ही शहर वापस चला जाएगा। कागजात बाद में किसी को भेज कर लेगा। हवेली की डील कैंसिल भी कर सकता है। वो नीचे आया, अपना बैग उठाया, गाड़ी की चाबी हाथ में ली और तभी उसके पांव रुक गए। वो पश्चिम के कमरे की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उस दरवाजे के नीचे की दरार से एक बहुत हल्की धुएं जैसी रोशनी आ रही थी, नीलापन लिए हुए, कांपती हुई। वहां कोई है, आदित्य के दिमाग ने कहा। कोई अंदर फंसा है, शायद कोई बच्चा, शायद कोई बुजुर्ग। मुझे देखना चाहिए। और वो पांव उठा चला। वो खुद भी नहीं समझा कि कब उसके पांव उस दिशा में मुड़े, जैसे पांव ने दिमाग की बात मानने से इनकार कर दिया हो, जैसे कोई धागा उसे खींच रहा हो। वो उस दरवाजे के सामने खड़ा था। नीली रोशनी अब नहीं थी, लेकिन उस गंध ने उसे घेर लिया। वही पुरानी, भारी, घुटन भरी गंध। और इस बार उसके साथ कुछ और था। एक सिसकी जैसी आवाज, बहुत धीमी, एक बच्चे की। इसमें कोई बच्चा है, आदित्य ने सोचा। मुझे खोलना होगा। उसने एक कील पर हाथ रखा और तभी उसका फोन बजा। विकास का नंबर था। आदित्य ने जाने क्यों उठाया। यार, मुझे रात से नींद नहीं आई, विकास ने कहा। तेरी बहुत चिंता हो रही है, बस ये बता तू ठीक है? उस हवेली में कुछ अजीब तो नहीं हो रहा? फोन की आवाज ने जैसे आदित्य को एक झटका दिया। वो एक कदम पीछे हटा। उसने अपने हाथ देखे, वो कील पर था। उसने कील छोड़ी। विकास, उसने कहा, और उसकी आवाज खुरदरी थी। मैं अभी निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ। क्या हुआ? आवाज कैसी हो रही है तेरी? बाद में बताऊंगा, बस तू फोन मत काटना। आदित्य ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, दरवाजा हिला नहीं। यार, दरवाजा बंद है, उसने विकास से कहा। खिड़की से निकल, विकास चिल्लाया। आदित्य ने पास की खिड़की देखी, जंग खाई हुई, लेकिन सीखचे कमजोर थे। उसने अपना कंधा मारा। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार खिड़की टूट गई। वो बाहर कूदा, घुटने छिले, हाथ में खरोच आई, लेकिन वो बाहर था। भागते हुए गाड़ी तक पहुंचा, चाबी घुसाई, इंजन स्टार्ट किया और तभी उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। पश्चिम के कमरे की खिड़की में 2 लाल आंखें वो उसे देख रही थी और धीरे धीरे, बहुत धीरे, उन आंखों के होंठ मुस्कुराए। आदित्य ने गाड़ी फर्राटे से भगाई। जंगल के रास्ते पर गाड़ी उछलती रही, लेकिन वो रुका नहीं। तब तक नहीं रुका जब तक हाईवे नहीं आ गया। तब तक नहीं रुका जब तक रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में नहीं बदल गया। आदित्य शहर वापस आ गया। उसने बिल्डर को फोन किया और डील कैंसिल कर दी। हवेली खाली छोड़ दी, लेकिन नींद नहीं आती थी। जब भी आंखें बंद करता, वो 2 लाल आंखें, वो मुस्कुराहट। 1 हफ्ते बाद उसने करनपुर के एक बुजुर्ग को फोन किया, गांव के सरपंच जो उसके दादाजी को जानते थे। वो हवेली का जिन? आदित्य ने पूछा। उसकी क्या कहानी है? बुजुर्ग सरपंच चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन तेरे दादाजी ने मुझे बताया था। बहुत साल पहले उस हवेली में एक बड़ा जुल्म हुआ था।
एक परिवार ने, तेरे पुरखों में से किसी ने एक मासूम को मरवा दिया था जमीन के लालच में। उस मासूम की माँ एक बहुत ताकतवर औरत थी, इल्म जानती थी। उसने मरने से पहले एक जिन को बुलाया और उसे एक काम सौंपा। आदित्य की सांस रुक गई। कौन सा काम? बदला। उस जमीन पर रहने वाले हर इंसान से बदला, जब तक आखिरी वारिस जिंदा रहे। लंबी खामोशी। और आखिरी वारिस तू है बेटा। उस रात आदित्य अपने शहर वाले अपार्टमेंट में था। रात के 12 बजे थे। उसने सभी लाइटें जलाकर रखी थी। तभी बिजली चली गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा। आदित्य ने टॉर्च ढूंढी, नहीं मिली। फोन निकाला, बैटरी 2%। और तभी वो गंध, वही पुरानी, भारी, घुटन भरी गंध। नहीं, आदित्य फुसफुसाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। खट खट खट। आवाज उसके बेडरूम की दीवार से आ रही थी। फोन की स्क्रीन जल रही थी, 2% बैटरी, और उसकी रोशनी में आदित्य ने देखा, कमरे के कोने में एक साया, इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं, बहुत लंबा, बहुत पतला। सिर छत को छू रहा था और उसके चेहरे पर, चेहरे की जगह बस वो 2 लाल बिंदु जो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और करीब आते जा रहे थे। आदित्य, एक आवाज आई, इंसान ही नहीं लेकिन इंसान जैसी, भारी, पुरानी, जैसे पत्थर की दीवारों से निकल रही हो। बहुत इंतजार किया मैंने, तेरे पुरखों ने जो किया था उसका हिसाब आज होगा। आदित्य चीख नहीं सका, उसका गला बंद हो गया था। फोन की बैटरी खत्म हुई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन सुबह विकास आदित्य से मिलने आया। दरवाजा खुला था, फ्लैट खाली था। टेबल पर आदित्य का फोन था, मृत। उसके बगल में एक कागज था, आदित्य की लिखावट में, सिर्फ 4 लाइनें। जो हुआ वो मेरे पुरखों के कर्मों की सजा थी। मैं भाग नहीं सका, कोई नहीं भाग सकता। हवेली के उस कमरे को कभी मत खोलना। विकास ने पेपर हाथ में लिया और तभी उसने नोटिस किया, कागज के नीचे टेबल की सतह पर एक जली हुई निशान थी, 2 आंखों जैसी, मुस्कुराती हुई। आदित्य चीख नहीं सका, उसका गला बंद हो गया था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। वो पीछे हटा, दीवार से टकराया। दीवार ठंडी थी, बर्फ जैसी, जबकि बाहर मई की गर्मी थी। साया आगे बढ़ा, 1 कदम। फर्श पर उसके पांव की आवाज नहीं आई, लेकिन जहां जहां वो चला वहां की हवा जम गई। आदित्य की सांसें धुएं की तरह दिखने लगी, जैसे वो किसी कड़ाके की सर्दी में खड़ा हो। तू भागा था, उस आवाज ने कहा। न गुस्सा, न चीख, बस एक ठंडा पुराना बयान। सब भागते हैं, तेरे दादा भी भागे थे, तेरे परदादा भी, लेकिन हिसाब कहीं नहीं जाता। मैंने कुछ नहीं किया, आदित्य ने दीवार से चिपक कर कहा। आवाज कांप रही थी, वो मेरे पुरखे थे, मैं नहीं। एक लंबी खामोशी। साए की लाल आंखें झुकी, जैसे वो उसे ध्यान से देख रहा हो। तू उस जमीन का वारिस है, उस जमीन का जो खून से सींची गई थी, उस बच्चे का खून जिसे तेरे पुरखों ने मरवाया था। 7 साल का था वो, उसका नाम करीम था। आदित्य के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी माँ जैनब ने मरने से पहले मुझे बुलाया था, आजाद किया था और एक वादा लिया था, जब तक इस खानदान का आखिरी चिराग बुझ ना जाए मैं चैन नहीं लूंगा। तो तू मुझे मार देगा। साया रुका और फिर अजीब बात हुई। वो लाल आंखें बदली, लाल से नारंगी, नारंगी से पीला, पीले से सफेद, और उस सफेद रोशनी में आदित्य को एक चेहरा दिखा, एक बूढ़े का चेहरा, थका हुआ, दुखी, जैसे 100 साल से रो रहा हो। मारना मेरा मकसद नहीं था, आवाज अब अलग थी, भारी नहीं बल्कि टूटी हुई। जैनब ने कहा था बदला लो, लेकिन बदला क्या होता है? तेरे पुरखे तो कब के मर गए, तू पैदा नहीं हुआ था तब, तू बेगुनाह है। आदित्य की सांस वापस आई, थोड़ी थोड़ी। फिर ये सब क्यों? हवेली में वो खौफ, वो आंखें, यहाँ तक आना। क्योंकि मैं थक गया हूँ, साई ने कहा, और इस बार आदित्य को यकीन हो गया कि वो आवाज रो रही है, लेकिन आंसू नहीं, बस एक दर्द था उसमें जो शब्दों से टपक रहा था। 70 साल से उस कमरे में बंद हूँ जैनब का वादा निभाने के लिए, लेकिन वादा निभाऊं किससे? जिसने जुल्म किया वो तो जमीन में मिल गया, जो बचे वो बेखबर है। करीम, मेरा वो छोटा सा करीम, वो भी कब का जा चुका। अब उसकी माँ भी नहीं, बस मैं हूँ और ये नफरत जो मुझे जलाती रहती है। पूरा कमरा एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। आदित्य दीवार से हटा, उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तो तुझे आज़ादी चाहिए? उसने पूछा। वो सफ़ेद रोशनी कांपी। मुझे नहीं पता आज़ादी कैसे मिलती है, साय ने कहा। मैंने बस इंतज़ार किया है, दशकों से, रातों से, उस बंद कमरे में। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। करीम की माँ जैनब ने तुझसे बदले का वादा लिया था, लेकिन जो गुनहगार थे वो जा चुके। बदला किसी बेगुनाह से लेना, वो बदला नहीं, नया जुल्म होगा। क्या जैनब यही चाहती थी? लंबी खामोशी। नहीं।
तो वादा पूरा हो गया। गुनहगारों ने अपनी जिंदगियां जी ली, डर में भाग भाग कर वो सजा मिल गई उन्हें। अब जो बचा है वो एक थका हुआ जिन है जो खुद भी इस बंधन से आजाद होना चाहता है। उस सफेद रोशनी में कुछ हिला, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत पुरानी जंजीर ढीली हो रही हो। अगर मैं माफी मांगू, आदित्य ने कहा, और उसकी आंखें भर आईं। वो खुद भी नहीं जानता था क्यों। उस बच्चे की तरफ से जो मेरे पुरखों की वजह से गया, उस माँ की तरफ से जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त दर्द में गुजारा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये माफी है। कमरे में हवा रुक गई। एक पल, दो पल, और फिर वो सफेद रोशनी फैली पूरे कमरे में, दीवारों पर, छत पर, इतनी तेज कि आदित्य ने आंखें बंद कर ली। और फिर शांति। जब उसने आंखें खोली, कमरे में बिजली वापस आ चुकी थी। एलईडी बल्ब की पीली रोशनी थी, पंखा घूम रहा था, कोने में कोई नहीं था। वो गंध, वो पुरानी भारी घुटन भरी गंध चली गई थी। खिड़की से सुबह की पहली रोशनी आ रही थी। अगले दिन सुबह विकास आदित्य से मिलने आया। दरवाजा खुला था। आदित्य टेबल पर बैठा था, थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, लेकिन जिंदा। यार, रात भर फोन क्यों नहीं उठाया? विकास ने घबरा कर पूछा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, एक पल चुप रहा, फिर बोला, बैठ, बहुत लंबी बात है। विकास बैठ गया। आदित्य ने सब बताया, हवेली से लेकर उस रात तक। विकास सुनता रहा, बिना बोले, बिना हंसे। जब आदित्य चुप हुआ तो विकास ने पूछा, तो वो चला गया? हाँ। कैसे पता? आदित्य उठा, उसने एक कागज उठाकर विकास को दिया। वो कागज उसने खुद रात को लिखा था। उस घटना के बाद उस पर एक ही चीज लिखी थी, कुछ बोझ हम खुद नहीं उठाते, वो हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन माफी हमेशा हमारे अपने हाथ में होती है। विकास ने पेपर पढ़ा, फिर आदित्य को देखा। और हवेली जला दूंगा, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। वो जमीन किसी को नहीं बेचूंगा, जो वहां दफन है वो वहीं रहे। उस जमीन को उसके हाल पर छोड़ दूंगा। बाहर सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। पहली बार कई दिनों में आदित्य को नींद आई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।